इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है देश के सवाल का। आज का सवाल है कि आखिर देश में अराजकता का माहौल कौन फैला रहा है? आखिर देश की शांत जनता को क्यों बयानबाज नेता अपने बयानों से भड़काने में लगे हैं? आखिर क्यों संसद से पास कानून को लेकर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करके माहौल को लगातार गर्म रखना चाहता है? आखिर बीजेपी और सरकार में मंत्रियों को पीएम मोदी की अपील और गृह मंत्री का बयान समझ में क्यों नहीं आता? ऐसे कई सवाल हैं। आज हर सवाल का जवाब लेंगे हमारे साथ मौजूद एक बड़े पैनल के साथ। तमाम सवालों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। नागरिकता पर देश में क्यों फैली है अराजकता? नागरिकता पर भड़काऊ सवालों और बवाल के पीछे कौन? हिंसा की आग को क्यों दी जा रही है बार बार हवा? देश में अराजकता के पीछे कौन है? नागरिकता पर देश की संसद में कानून पारित होने के बावजूद सड़क पर सवाल सुलग रहे हैं। बवाल की चिंगारी धधक रही है। हिंसा और हंगामे की आग अब तक ठंडी नहीं पड़ी है, लेकिन नेता हैं कि मानते रहे। बार बार वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने बयानों से उस चिंगारी को हवा दे रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से चिंगारी यूपी से ही भड़की है, जहां मेरठ के एसपी सिटी के पाकिस्तान चले जाओ वाले बयान पर घमासान मचा है। विपक्ष तो एसपी सिटी अखिलेश नारायण पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे पर दो सुर सुनाई पड़ रहे हैं। मेरठ के एसपी का जो बयान है, मैं समझता हूं कि उस पर विवाद का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सारे मुसलमानों के लिए इस प्रकार की, जहां तक मैं समझता हूं, बात नहीं कही। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनके सामने लगाते हुए उपद्रव कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको शायद ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने पूरा क्लियर नहीं हूं मैं अभी। देखिए, अगर वो बयान सही है तो वो निंदनीय बयान है। अगर वो बयान सही है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। अराजकता का दूसरा सबूत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या इस देश को हम धर्मशाला बनाएंगे? क्या इस देश को जो है तो ऐसे रह पाएगा? इस विषय पर आज चुनौती हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा। भारत में भारत माता जय कहना ही पड़ेगा। ऐसे लोग ही रह पाएंगे। इसके विचार को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। अराजकता का तीसरा सबूत केरल के कन्नूर में नजर आया, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब के बीच झड़प हो गई। नहीं, आपकी जायदाद है मौलाना आजाद, हमारी है। Where these people know they can't shout me down. If I have heard them quietly. You have every right to stick to your opinion, but don't try to shut others down. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. नागरिकता कानून और एनआरसी के बाद अब एनपीआर पर जंग शुरू हो गई है। सरकार इसे गरीबों की भलाई के लिए जरूरी बता रही है, तो विपक्ष के नेता इसे एनआरसी का दूसरा रूप बताकर लोगों से सही जानकारी न देने की अपील कर रहे हैं। हमसे फॉर्म कैसे भरवा लोगे? अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, सवाल ये है। वहीं अरुंधति रॉय जैसे बुद्धिजीवियों ने भी एनपीआर पर अराजकता का माहौल बना रखा है। जब आपके घर में आएंगे एनपीआर के, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो। हम लोग 5 नाम तय करते हैं, गंगा बिल्ला रखते हैं या कुंफू कुत्ता रखते हैं। 7 रेस कोर्स रोड एड्रेस देंगे और एक फोन नंबर तय कर लेते हैं।
लेकिन बहुत सारा सबवर्जन को करना पड़ेगा हमें। सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए नहीं पैदा हुए। यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अराजकता को हवा देती नजर आई। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे के लिए पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की झड़प हुई और अब ये सियासी लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची। मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ढकेला। तो पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के 2 व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस 2 व्हीलर को घेरा। इन सब अराजक सबूतों के बीच पीएम मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में दो टूक कह दिया कि देश का युवा अराजकता पसंद नहीं करता। हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में ही कोई घुस जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवा ही होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओछी राजनीति के लिए आखिर कौन देश में अराजकता पैदा कर रहा है? लोगों की भावनाएं भड़काने वाले बयान क्यों दिए जा रहे हैं? नागरिकता पर देश को गुमराह करने की कोशिश क्यों की जा रही है? अराजक माहौल बनाकर कौन उठाना चाहता है सियासी फायदा? क्या देश से बड़ी है पार्टी और वोट बैंक की सियासत? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कुछ सवाल भी आपने देखे और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम अपने बहस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मुफ्ती मंजूर जियाई जी हैं जो कि चेयरमैन है फैजान रजा के। वसीम रिजवी साहब हैं जो कि चेयरमैन है सिया वक्फ बोर्ड के। हमारे साथ एसके दत्ता स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, जल्दी जुड़ जाएंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मनोज यादव, प्रधानमंत्री मोदी ने आज साल के आखिरी मन की बातचीत की। उन्होंने कहा अराजकता का जिक्र किया, कहा कि युवा अराजकता को पसंद नहीं करता। आप क्लियर करिए ये अराजकता फैला कौन रहा है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मनोज यादव, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है। एक बार फिर मैं आता हूं जैसे ये दिक्कत दूर हो जाती है। प्रेम कुमार, ये अराजकता कौन फैला रहा है? क्या दूसरी उम्र के लोग पसंद करते हैं? अराजकता तो कोई पसंद नहीं करता। अरे जब इस देश में आपातकाल लागू हुआ था, इस देश में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, खुद नरेंद्र मोदी जी भूमिगत रह करके आपातकाल का विरोध कर रहे थे। और क्या उस समय ये कहें कि लोग अराजकता फैला रहे थे? आंदोलन करना क्या अराजकता है? आज प्रदर्शन करना क्या अराजकता है? आगजनी करना अराजकता नहीं है। गाड़ियों को जलाना अराजकता नहीं है। आगजनी के ऊपर पत्थरों की बरसात करना क्या अराजकता नहीं है? आगजनी की जो कुछ घटनाएं हैं वो निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। और वो आगजनी कौन करा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के आधे दर्जन शहर जले हैं। आपको ये कुछ घटनाएं नजर आती हैं? आपको लगना, आप ये भी देखिए, दूसरा पहलू क्या है, जितनी बड़ी संख्या में हड्डियां टूटी हैं युवाओं की, घरों में कूद करके पहचान नहीं, तो पुलिस के जवान पर आप पत्थर बरसाएंगे, गाड़ियों को जलाएंगे, थाने को फूकेंगे, तो पुलिस क्या आरती उतारेगी? पुलिस रिटेलिएट करने के लिए नहीं होती, पुलिस जवाब देने के लिए नहीं होती, शांति व्यवस्था नहीं, एक बात बताइए प्रेम कुमार जी, बहुत मुझे थोड़ी सी समझ कम है। प्रेम कुमार जी, मुझे थोड़ी सी समझ कम है। प्रेम कुमार जी सुनिए, मैं चीख चिल्लाहट नहीं चाहता हूं, मेरी थोड़ी सी समझ है, आपसे उम्र में भी मैं छोटा हूं। मुझे एक बात समझा दीजिए, अगर कोई आपका घर जला रहा हो, कोई आपकी गाड़ी जला रहा हो, कोई आप पर पत्थर उछाल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आपका घर मैं तो खुद दंगा पीड़ित हूं, मेरे घर जलाएंगे। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। नहीं, पुलिस का काम है कंट्रोल करना। अगर आप मान लीजिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? पुलिस के पास आत्मरक्षा के लिए गोली चलाने तक का अधिकार
है। तो पुलिस ने गोली नहीं चलाई ना, घेर करके, पुलिस ने गोली नहीं चलाई ना, करके युवा पुलिस को ने मारना, गोली नहीं चलाई ना, रात के अंधेरे में घर में घुस करके मारना, बुजुर्ग को मारना, महिलाओं को मारना, ये पुलिस का काम नहीं। आप क्षमा देखने गए थे कीजिए, प्रेम ये कुमार जी, पुलिस का काम नहीं। आप देखने गए थे, ये पुलिस, अरे सारे वीडियोज हैं मीडिया में, कई सारे फेक वीडियोस भी हैं, कई सारे फेक वीडियोस भी हैं, सामने कई सारे फेक वीडियोस भी हैं, और इसी का जिक्र हो रहा है कि दरअसल जो अराजकता फैलाई है, जो अफवाहें फैलाई गई हैं, जो अफवाहें फैलाई गई हैं, उन अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया। प्रेम कुमार जी बिल्कुल दिखाया है, बिल्कुल दिखाया है, प्रेम कुमार जी बिल्कुल दिखाया है, आपने इंडिया न्यूज नहीं देखा है, अब पुलिस बोल रही है। प्रेम कुमार जी फिर आपने इंडिया न्यूज नहीं देखा है, जब से नागरिकता आपने दिखाया है, बिल्कुल दिखाया है, सारी तस्वीर हमने दिखाई है, फिर यहाँ पर बैठकर तोहमत मत लगाइए। नहीं, ये पूरा ओवरऑल मीडिया का असेसमेंट करने से आप हमें नहीं रोक। यहाँ पर बैठ, अरे मैं क्या रोक रहा हूँ साहब, आपके विचारधारा के लोग एक राज्य के राज्यपाल को रोक रहे हैं, आपको वो ठीक लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। विचारों की स्वतंत्रता रोकने वाला चाहिए, आपसे बातचीत करने के लिए आपको बुलाया, आपको रोकने के लिए नहीं बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ गलत कोई बातचीत होगी तो उस पर मैं इंटरप्ट करूंगा। इसके दत्ता साहब, अराजकता फैलाई जा रही है, प्रेम कुमार का तर्क, उस पर आपका जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अराजकता किस तरह का, अरे वो लोग जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जहां से शुरुआत हुआ है, वहां पे टन किलो पत्थर, ईंटें, लोहे के डंडे, लाठी, ये सारी चीजें कहां से आ गया था? आसमान से टपक गया था क्या? या फिर आप आसमान के किसी देवता ने दे दिया था कि ये सब आप अपने पास रखो और इस पे श्रृंगार करो और चंदन और फूल से पूजा करो? आप प्रोटेस्ट के नाम पे बाहर निकलते हो, पत्थर लेके निकलते हो, ईंटें लेके निकलते हो, पेट्रोल बम लेके निकलते हो, एसिड बम लेके निकलते हो, बैटन लाठी लेके निकलते हो, और उसके बाद तोड़ फोड़ करते हो, आगजनी करते हो, पुलिस पे पत्थर बरसाते हो, ईंटें बरसाते हो, पेट्रोल बम फेंकते हो, एसिड बम फेंकते हो, और फिर कहते हो नहीं जी हम तो शांति से कर रहे थे सारी चीजें, ये पुलिस जो है इतना तानाशाह। नहीं, तो प्रेम कुमार जी कहते हैं कि रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था पुलिस को। हाँ, प्रेम कुमार जी कहते हैं कि मैं अब दूसरे उस पे आ रहा हूँ, प्रेरणा से दूसरे उस पे आ रहा हूँ, आंदोलन को बदनाम कर रहे। कुमार जी आपने जब बोला, मैंने नहीं बोला, और तो थोड़ा सा कृपया करके सुनने का भी क्षमता रखिए। अब दूसरे पार्ट पे मैं आता हूँ। आप पुलिसों पे एसिड बम फेंक रहे हो, पेट्रोल बम फेंक रहे हो, कारतूस से आप हमला कर रहे हो, और इलीगल वेपन से आप हमला कर रहे हो। फिर आप क्या चाहते हो कि पुलिस आपको गुलाब के फूल से वेलकम करे और बोले आओ आके बैठो, खाना खाओ, हम आपकी आरती अच्छी तरह से आरती उतारते थे। आज देखिए पूरे देश में कश्मीर पैदा हो गया, ये आपकी नीति है, शुरू से लेकर आज तक ये आपकी जिम्मेदारी है में अराजकता फैलाने की कोशिश किया है। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, सिस्टमैटिक वे में अराजकता फैलाने की कोशिश किया है। सबको गद्दार बोलते हैं, टुकड़े विरोधियों को गद्दार बोलते हैं, प्रदर्शनकारियों को गद्दार बोलते उसके बाद धारा 370, उसके बाद खून के दलाली, तमाम चीजें सबूत बताओ, राफेल चौकीदार चोर है, दत्ता साहब एक मिनट, प्रेम कुमार जी एक मिनट, मैं रिजवी साहब का रुक करूं, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी एक सवाल आपसे, जवाब मैं उसका बाद में लूंगा। क्या इतने विरोध प्रदर्शनों के बीच और हिंसा के बीच विपक्ष के किसी एक बड़े नेता ने खड़ा होकर आलोचना की, इस हिंसा और आगजनी की? नहीं की ना? अलबत्ता इस विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। नहीं, मैं इसका जवाब लूंगा, रिजवी साहब एक बात बताइए, क्या इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों को शह देना, समर्थन देना अराजकता नहीं पैदा कर रहा था? मनोज यादव, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, जो हुआ आप लोगों के माध्यम से सबने देखा, और जिस तरह से प्रदेश जले हैं, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ, इसके पीछे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो सब आम है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी और
असदुद्दीन ओवैसी, ये वो पार्टीज थी जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रही थी, और कुछ ऐसी उग्र पार्टियां जो कि सिमी की ब्रांच है, वो भी उनके भी नाम खुल के आए हैं। तो देखिए, बात अभी जैसे कही जा रही थी वो बिल्कुल सही थी। किसी ने भी किसी पार्टी के जो आज एनआरसी का, सीए का, एनपीआर का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि भाई उग्र प्रदर्शन ना करो। जो सब ने कहा कि साहब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की। अब ज्यादती कैसे हो गई? आप अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जहां जहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए हैं वहां पुलिस की एक लाठी नहीं चली, एक गोली नहीं चली। बिल्कुल ठीक बात है। जहां जहां आप एसिड के बम लेके निकले हो, पत्थर लेके निकले हो, कारतूस लेके निकले हो, पुलिस के 62, 65 गन शॉट्स पुलिस को लगे, तो वो पुलिस की गोली पुलिस को नहीं लगी है। जो लोग प्रदर्शन करने आए थे वो असलहे छुपा के लाए थे, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है। ठीक है, जब आप पुलिस पर फायरिंग करोगे तो आप जवाब में चाहोगे कि पुलिस घुटने टेक के आपके आगे आत्मसमर्पण कर दे, घुटने टेक से आपके आगे माफी मांगे कि साहब आप अपने अपने घर चले जाइए। बिल्कुल ठीक बात है। रिजवी साहब, मैं आपको रोकता हूं, एक एक सवाल में सबसे ले लूं। दो मेहमानों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ठीक है, आइए मनोज यादव साहब बताइए, अराजकता कौन फैला रहा है? प्रधानमंत्री ने जिक्र तो कर दिया, विपक्ष की भी बातचीत हो गई, मैं चाहता हूं आप सीन क्लियर करिए। जी देखिए राकेश जी, पहली बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत की जनता सामाजिक सौहार्द चाहती है, शांति चाहती है। यही कारण है कि कुछ चंद लोगों की वजह से जो अराजक माहौल पैदा हुआ था इस देश के अंदर, वो ठंडे बस्ते में चला गया है। इनकी हवा फूस हो चुकी है। लेकिन जो ये बैठ करके अर्बन नक्सली और जो मानवाधिकार की जो लोग चिल्लाते हैं, मानवाधिकार की रक्षा की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक संवैधानिक पद पर रहने वाले राज्यपाल, नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं मनोज यादव, मैं आ रहा हूं उस पर। मनोज यादव, आपके सवाल को मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। क्या आप लोग जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उसकी वजह से अराजकता नहीं फैल रही है? देखिए मुझे बताइए राकेश पांडे जी, किसने कंफ्यूजन पैदा किया? अभी एक लेटेस्ट बताओ। दूध का दूध, पानी का पानी अलग है, एनपीआर अलग है, नेशनल ठीक है, नहीं, मनोज यादव आपने शायद रिपोर्ट नहीं सुनी। लेटेस्ट कंफ्यूजन सुनिए, अमेंडमेंट एक्ट अलग है। मनोज यादव मेरी बातचीत सुन लीजिए। मनोज यादव, लेटेस्ट कंफ्यूजन सुनिए। मेरठ के एसपी सिटी एक बयान देते हैं, उस बयान पर आपके डिप्टी सीएम यूपी के कहते हैं साहब उन्होंने गलत कह दिया, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि बड़े नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो कहते हैं साहब ये तो गलत बयान है और ऐसे एसपी पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब आप बता दीजिए किसकी बात कौन सही माने? देखिए राकेश जी, जो उन्होंने कहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है, कहा गया है? मेरठ का एसपी सिटी का बयान क्या आपने सुना है? पहले तो ये बताइए। पानी का पानी हो पाएगा, लेकिन नहीं मनोज यादव, मेरठ के एसपी सिटी का बयान आपने सुना है? मैंने सुना है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है मैंने सुना है। अगर किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बयान पर मेरठ देश का खाते हैं, एक बयान पर दो तरीके का और पाकिस्तान का गाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कुछ और बोलते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी कुछ और बोलते हैं। देखिए ये कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा क्या? राकेश जी देश का खाते हैं नहीं पैदा कर रहा है। राकेश जी जो देश का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, नहीं ठीक है, क्या आप सोचते हैं? मुझे जरा आगे बताइए, ये बताइए। मैं समझ रहा था, नहीं अभी एक मिनट दत्ता साहब, जीआई साहब ने कुछ नहीं बोला। मैं एक कमेंट ले लूं फिर मैं आऊंगा आपके पास। मुझे दे दीजिए, ठीक है, सिर्फ 5 सेकंड। एक मिनट मनोज यादव जी, आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। क्या उनके साथ में सख्ती से नहीं निपटा जाएगा? टैक्स पेयर के जो पैसे हैं, टैक्स पेयर के जो पैसे हैं, वहां पे सैकड़ों लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे और पाकिस्तान के झंडा लहरा रहे थे। ये लोग पाकिस्तान के झंडा लहराते हैं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, उनके लिए बेशक पाकिस्तान जाना उचित है। यहाँ पे रहने की कोई अधिकार नहीं है। उनको बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहिए। हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है। एक मिनट दत्ता साहब सुनिए, नारा लग रहा तो मुख्तार अब्बास नकवी को कहिए कि पूरा बयान सुन ले। मुख्तार अब्बास नकवी क्यों कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? चुका है मुख्तार अब्बास नकवी क्यों बोलते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? फिर इन सब वीडियोज को जहाँ पे
कहा गया है दत्ता साहब, पाकिस्तान के झंडे को लहराया गया है। दत्ता साहब, एक मिनट, प्रेम कुमार जी, आपने देखा नहीं होगा या फिर देखने के बाद दत्ता साहब मेरी बात सुन लीजिए ना, कोशिश कर रहे हैं। जियाई साहब से भी मैं अभी सवाल करना बाकी है। दत्ता साहब, आपकी बातचीत अगर ठीक है तो पहले आप मुख्तार अब्बास नकवी को सलाह दीजिए कि साहब आप इस तरीके की बातचीत क्यों कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा बयान सुन लीजिए, अपना परिप्रेक्ष्य आप जाकर मुख्तार अब्बास नकवी को समझाइए ना पहले। मेरा जो राय है, मेरा जो सोच है वो मैंने बता दिया है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि इस देश के कोई नागरिक इस देश के खाते हैं और फिर गुनगान अगर पाकिस्तान के गाएंगे और कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का झंडा अगर दिखाएंगे, ठीक है जियाई साहब, नहीं है जियाई साहब, देश में कानून है दत्ता जी, नहीं बड़ा कानून है, एक मिनट, होना चाहिए। ऐसे लोग चल जाओ और बांग्लादेश के बारे में गुनगान, ये आजादी नहीं है पुलिस को बोलने की। अमिताभ बात ही नहीं कर रहे होते इस विषय पर, तारी पार करके आप तो उन नेताओं पर कार्रवाई चाहिए जो रोज कहते हैं पाकिस्तान भेज देंगे हिंदुस्तान के लोगों को। एक मिनट, बातचीत ना सुनना भी एक तरीके की अराजकता है। अगर मैं शो को होस्ट कर रहा हूं, मेरी बातचीत आप लोग नहीं सुनते तो ये भी एक तरीके की अराजकता है। ठीक है जियाई साहब, आप आइए। जियाई साहब, जितने लोगों ने सड़क पर अराजकता फैलाई, हिंसा की, आगजनी की, मनोज यादव आता हूं जिससे सवाल करूं वही जवाब देना, सब लोग एक भीड़ में शामिल हो जाते हैं। जियाई साहब, जितने लोगों ने सड़क पर अराजकता फैलाई, हिंसा की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, ये देखते हुए कि ये कानून उन लोगों के लिए नहीं है, क्या ये ठीक है? और क्या एक तरीके की ये असहिष्णुता, एक तरीके की अराजकता ये नहीं है? राकेश भाई, मैं बात कहना चाहूंगा, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे वो हिंसा और अराजकता फैलाए जाने वाले लोग कॉमन मैन हो या फिर सिविलियन के अलावा पुलिस मैन हो। कोई भी किसी किस्म की अराजकता मुल्क में फैलाए, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसका बहुत श्रेय किसको जाता है जब पुलिस इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे जिन पर लोग भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, जिनको अपना रक्षक मानते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, वो अगर हमें पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के रिस्पॉन्सिबल और उस अराजकता के जिम्मेदार वो पुलिस भी है। तो इसलिए पत्थर मारेंगे, किसी ने गलत काम किया है तो कानूनी कार्रवाई के तहत इसलिए थाने को आग लगा देंगे, इसलिए पुलिस की गाड़ियों में आग लगा देंगे। सुनिए ना, पत्थर मारने की इजाजत नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। आपने कहा कि आप सपोर्ट नहीं करते के अंदर में हर उसके साथ आपने लगा दिया, नहीं भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँ, वो अभी है, अभी 2 दिन पहले का बयान। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल पर्सन से बात की जा सकेगी ना। मैं बात करूंगा उस शख्स से जो जिम्मेदार है, मैं बात करूंगा उस शख्स से जिसके पास ताकत है, मैं बात करूंगा उस शख्स के जिसके पास हुकूमत है, मैं बात करूंगा उस शख्स के जिसके पास पावर है, मैं बात करूंगा उस शख्स से जिसके पास कुर्सी है, मैं बात करूंगा उस शख्स से जिसके पास गन है और ताकत के बलबूते वो रोक सकते हैं। लेकिन वो अगर पाकिस्तान भेजने की भाषाओं का इस्तेमाल करें, क्या ये इसको जायज मानेंगे हम? और आप जियाई साहब, के नागरिक ये वीडियो अभी आया है ना, जियाई साहब ये वीडियो अभी आया है ना, पाकिस्तान का झंडा लेकर चलेंगे जियाई साहब, जियाई साहब पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और जिंदाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तान का झंडा लेकर चलेंगे, पाकिस्तानी ये भी जायज है? देखिए, हम ऐसे लोगों की मुआफिकत कभी नहीं करते हैं। तो क्या इंटेलिजेंस का फेलियर आप बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस का फेलियर है? अगर प्रदेश के अंदर इंटेलिजेंस का फेलियर है, इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि क्या हो रहा है वहां पर? अगर साहब आपको अंदर में आपको इंटेलिजेंस का फेलियर बता रहे हैं आप, अरे वाह भाई, आप मुल्क के इंटेलिजेंस का फेलियर बता रहे हैं, आप इंटेलिजेंस का फेलियर कहिए कि इंटेलिजेंस मुल्क के अंदर में इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। कहिए ना, आप ऐसे कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है। साहब और जियाई साहब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोग सांस लीजिए, आप लोग एक गिलास पानी पीजिए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं और इस हिस्से की शुरुआत जियाई साहब मैं आपके साथ करता हूं। केरल की घटना, मुझे लगता है शायद आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। केरल के राज्यपाल को इस तरह रोक देना, उनकी माइक छीनना, काले कपड़े दिखाना, कहना कि गोडसे को कोट करिए, क्या ये अराजकता नहीं है इस देश में? देखिए, कोई भी असंवैधानिक काम होता है, चाहे वो केरल में हो, बंगाल में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी हिस्से में हो, हम उसकी निंदा करते हैं।
मैं आपको बताऊं कि हालात ऐसे हैं कि हर इंसान उग्र है, हर इंसान ये सोचने पे मजबूर है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। क्या देश में चलने वाले इन तमाम कानूनों के अंदर में जो बात की जा रही है, क्या लोगों की भावनाओं का ख्याल यहां नहीं रखा जाना चाहिए? पूरे देश में लोग बाहर सड़कों पर हैं, लोग ठंड में गर्म का माहौल महसूस कर रहे हैं, क्या उनके भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? नहीं, क्या स्टूडेंट के ऊपर जिस तरीके से निंदा की जानी चाहिए हुई है, लगे हाथ कुछ दिनों में क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात आप लोगों तक हो तो ठीक है, अगर करें आपके मतलब को अगर बातचीत ना हो तो आप कहेंगे कि उसमें किंतु परंतु के साथ उसकी निंदा कर देंगे। राकेश भाई, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। मैं आपको दो बातें और ऐड करना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर अराजकता फैलाई जा रही है, या तो निंदा करिए, या तो सपोर्ट करिए, या तो सपोर्ट मत करिए। बैठ करके स्टैंड क्लियर रखिए जी साहब। ये नहीं हो सकता है कि हम सपोर्ट करेंगे भी और उसके साथ जो है दो सूरत किंतु परंतु लगा देंगे। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर जिन्हें तकलीफ है, हम सबको अगर तकलीफ है तो होम मिनिस्ट्री हम सबके साथ बात करें कि भाई हम आपके साथ जो मसाइल है हम उसे खत्म कर रहे हैं, या आपके मसाइल जो है आप जो समझ रहे हैं आपको गुमराह किया जा रहा है या आपको गलत काम पर ले जाया जा रहा है, गलत बात हो रही है। मैं आपके इसके खिलाफ नहीं हूं। तो यकीन रिजवी साहब, अगर गवर्नर की राय सरकार से मेल खा जाए तो उन्हें अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है क्या? या फिर तब अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली जाती है? देखिए, बिल्कुल ये उनके साथ में गलत हुआ। अगर उन्होंने अपनी बात रखी है तो फिर वो बात आप इस तरह से अगर बिहेव करेंगे गवर्नर के साथ में तो फिर ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है। और देखिए, सबसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, जो पैनलिस्ट बैठे, जो सीए, एनआरसी, पीएनआर जिसका विरोध इस वक्त चल रहा है, सिर्फ इतना बता दें कि हम ये लड़ाई लड़ किस लिए रहे। हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले रहे, गृह मंत्री ले रहे, कह रहे हिंदुस्तानी मुसलमान सुरक्षित है और उनको इन एक्ट से किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये बताइए, ये सपोर्ट घुसपैठियों का हो रहा है या हिंदुस्तानी मुसलमानों का हो रहा है? बस इतना सवाल का जवाब इनमें से कोई भी एक आदमी दे दे। ठीक है जियाई साहब, बहुत एक छोटा सा जवाब 20 सेकंड में, फिर मैं प्रेम कुमार जी का रुख करूंगा और फिर मनोज जी आपके पास आऊंगा। देखिए, बहुत छोटा जवाब देना चाहूंगा। वसीम भाई, इस बात को समझ लीजिए कि मुसलमान अपनी बका की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मुसलमान यहां सुरक्षित है, हमें किसी से आश्वासन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर बात संविधान के ऊपर की बात आ रही है। यहां पर मुसलमान और हिंदू की बात करके आप माहौल को क्यों खराब कर रहे हैं? हम उस संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमने बात यह की है कि हम उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमान की लड़ाई नहीं है, कोई से उल्लंघन नहीं हो रहा है, लड़ ली है। बेकार की बात कर रहे हैं, जवाब न देकर आप बात को घुमा रहे हैं। अरे भाई, आप मुसलमानों, जब मुसलमान सुरक्षित है तो मुसलमान जब सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, सिख सुरक्षित है, पारसी सुरक्षित है, जब सारे धर्म के लोग सुरक्षित है तो आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर? जला आप खून किसका बहा रहे हो? किस बात के लिए मुसलमानों को डरा रहे हो? आप मुसलमानों को डराकर रोड पर क्यों निकाल रहे हो? उसकी वजह क्या है? ठीक है, एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा रिजवी साहब और जियाई साहब, रिजवी और जियाई साहब, एक मिनट शांति। निचोड़ा जा रहा है रिजवी साहब और जियाई साहब, एक तो आप लोग समझिए कि हिंदू मुस्लिम पर डिबेट नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट नहीं हो रही। दत्ता साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज 10 से 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं प्रेम संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इसलिए बात हो रही है। बात यहाँ पे यह है कि ना ही संविधान का उल्लंघन हो रहा है और ना ही इस पे हिंदू मुस्लिम एंगल है। ये आश्वासन, तमाम जितने सारे आश्वासन है, उस आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। लियाकत अली नेहरू एग्रीमेंट, मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी एग्रीमेंट, राजीव गांधी एकॉर्ड, आसाम एकॉर्ड, फिर उसके साथ साथ गोपीनाथ बोरदोलोई के एग्रीमेंट। मैं थोड़ा सा रोकूंगा, एक मेरी बात समझिए ना, बताना आवश्यक है ना। एक तो समझिए कि हम आज किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। उसी फिर हम मुद्दे से सीए, जुड़ा हुआ है। एनपीआर, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा मैं प्रेम कुमार जी को लाना चाहूंगा। एक बात बताइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे बताने की आवश्यकता है। ठीक है, 10 सेकंड बाद में मैं बता नहीं पाऊंगा। सिर्फ 10 सेकंड। गोपीनाथ बोरदोलोई आसाम के चीफ मिनिस्टर 1955 पे
उन्होंने बाकायदा आसाम असेंबली में कहा था जो शरणार्थी है, जो रिफ्यूजीज है, उनको आसाम में जगह दिया जाएगा, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके लिए कोई जगह नहीं है। हितेश्वर सैकिया आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी रिपीट किया था, तरुण गोगोई ने रिपीट किया था, और बिल्कुल उसी तरह का आश्वासन सिद्धार्थ शंकर रे 1960 में बंगाल के असेंबली में यही आश्वासन दिया था। सीपीएम का रेजोल्यूशन रहा है। आपके जितने सारे प्रताड़ित लोग हैं उस पार से जो आए हैं उनको यहाँ पे रखा। दत्ता साहब प्लीज प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, एक राज्यपाल को आप बोलने से रोकते हैं, क्या वो गलत नहीं है? प्रियंका गांधी का जो रूट तय था लखनऊ में, उस रूट से वो दूसरा रूट अपना लेती हैं, तब पुलिस कहती है कि ये रूट पहले से तय नहीं था, पुलिस के जवान उस रूट पर जाने से रोकते हैं। तब जिस तरीके का वो बर्ताव करती हैं या फिर जबरदस्ती उस रूट पर जाने की कोशिश करती हैं, वो भी तो एक तरीके की अराजकता है। देखिए, दोनों बातों का मैं जवाब देता हूं। जी, इरफान हबीब जी ने जो आपत्ति जताई राज्यपाल पर, ये उनका शिष्टाचार के दायरे में नहीं था, लेकिन कहीं से असंवैधानिक नहीं है। शिष्टाचार का उन्होंने जरूर तोड़ा है, लेकिन राज्यपाल जब किसी विषय पर बोलते हैं, राज्यपाल जब किसी विषय पर बोलते हैं, देखिए राज्यपाल ने सफाई दी कि दूसरे लोग चूंकि सीएए और दूसरे मुद्दे पर बोल रहे थे, उनको इस विषय पर बोलना पड़ा, वो बोलना नहीं चाहते थे। राज्यपाल देखिए, ब्रिटेन मत कीजिए, सुन लीजिए, ब्रिटेन मत कीजिए, सुन लीजिए ना, मैं इस विषय बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए प्लीज। तो राज्यपाल ने कहा कि चूंकि दूसरे लोग बोल रहे थे इसलिए हमें सफाई देनी पड़ी। नहीं, राज्यपाल को नहीं बोलना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि राज्यपाल को नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? राजनीतिक मसले पर आप बोल रहे हैं, राज्यपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। राजनीतिक मसले, देखिए अगर राज्यपाल बोले तो वही राज्यपाल हैं उनको हैकल करने की कोशिश जिनको कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए राज्यपाल बनाया गया। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बोला अल्पसंख्यकों के बारे में, और बीजेपी ने पुरस्कार देकर के राज्यपाल के पद पर बिठाया है। इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है। देश में कंपटीशन हो गया है। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग शांत होइए, एक मिनट शांत होइए। दत्ता साहब, मनोज यादव मैं आ रहा हूं प्रेम कुमार से एक और सवाल लेकर। प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, अगर गवर्नर की राय सरकार से मेल खा जाती है तो उनको मना कर दिया जाए कि साहब आप मत बोलिए, आप इस देश में अपनी राय नहीं रख सकते, ये आप चाहते हैं? अगर एक मिनट सुन लीजिए सवाल। राज्यपाल जी ने खुद कहा कि मैं प्रेम कुमार मेरी बातचीत सुनिए। अगर दोनों ने खुद कहा, आप देखिए ये भी अराजकता है ना, अगर आप मेरा पूरा सवाल नहीं सुनते हैं तो। सुन रहा हूं। नहीं, कहां सुन रहे हैं आप? बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नर की राय सरकार से मेल खा जाती है या फिर किसी पार्टी से जिसे आप लोग पसंद नहीं करते, तब तो वो संवैधानिक पद पर हैं, तब तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। अगर वही राय सरकार के खिलाफ होती तो साहब आज बड़े झंडे लेकर सड़कों पर लोग उतर गए होते कि देखो एक शख्स जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसने सरकार के खिलाफ बोला है। हो गया ना आपका प्रश्न। अब राज्यपाल जी ने जब खुद कहा कि मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि दूसरे वक्ताओं ने कहा इसलिए मुझे बोलना पड़ा, यानी वो मान रहे थे कि ये राजनीतिक विषय है, इस पे राज्यपाल को नहीं बोलना। तो राजनीतिक विषय पर राय नहीं हो सकती है, तो मैं कह रहा हूं राजनीतिक विषय पर राज्यपाल क्यों बोलेंगे? ये कौन सी व्यवस्था है? चलिए मनोज यादव आइए, मनोज यादव आइए। क्या राज्यपाल राष्ट्रवादी जुबान बोल रहे थे, राजनीतिक मसले पर बोल रहे थे, ये गलत है क्या? देखिए, ये वो लोग है, ये बुद्धिजीवी ऐसा वर्ग है जो देश को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर तोड़ने का प्रयास कर रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तोड़ने का साजिश में लगा हुआ है। देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर जब इनकी बात आती है तो बोलते हैं हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जा रहा है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, संविधान खतरे में है। अरे साहब, आप राज्यपाल को नहीं बोलने दे रहे हैं, आप राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर उसको नहीं बोलने दे रहे और बोल रहे हैं कि पूरा देश अराजक माहौल है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है। अरे साहब, आपसे मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि जरा मुझे बतलाइए कि आपको केवल अराजक तत्वों के ही अधिकार दिखते हैं? आपको केवल अराजक तत्वों के ही संवैधानिक अधिकार दिखते हैं? तरीके से और जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, देश में देखा है वाले लोग हैं, इसलिए इनाम मिला खड़े होते हैं, रात के समय आप सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, लेकिन जो संवैधानिक पद पर है, जो राष्ट्र की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, लेकिन क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? उन लोगों को राजनीति कैसे फायदा उठाया गया और नाम के तौर पर
राज्यपाल इस तरह का सेवा है ऐसा माहौल देश में बना बड़े बड़े पदों पर नहीं करने लगे, पहले से पॉलिटिकल इंडिकेशन पास हुआ है बाद में करियर शुरू ऐसा माहौल वो अपनी राय नहीं रख सकते हैं। और ये जितने सारे तोड़फोड़ करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग अर्बन नक्सलाइट और अपने सारे टुकड़े बोलना बंद कीजिए। देश का गृह मंत्री टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा है, कितनी शर्मनाक बात है। वो चाहिए गद्दार और राष्ट्र विरोधी हो, इसका मतलब अदालत में तय होगा तो गृह मंत्री की लड़ाई हो गई, आप लोगों की लड़ाई हो गई। प्रेम कुमार जी दत्ता साहब एक मिनट शांत हो जाइए। मनोज यादव आप भी शांत हो जाइए। मैं बीच में एक मिनट इसलिए इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना कि देश की जनता देखे और सोचे और समझे कि जब आपके मतलब की बातचीत नहीं होती है तो कैसे माहौल को खराब कर दिया जाए, कैसे अराजकता फैला दी जाए। वैसा ही कुछ आप लोग सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर शो पर भी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस। अराजकता राकेश जी को ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सवाल के इस आखिरी हिस्से की शुरुआत में वसीम रिजवी साहब आपके साथ करता हूं। केरल के राज्यपाल ने जो कुछ बोला, क्या इस्लाम में राष्ट्रवादी होना गलत है या उनके इस तरीके की भाषा अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत नहीं आती है? जो इरफान हबीब ना सिर्फ विरोध जताते हैं, माइक छीनते हैं, माइक छीनने की कोशिश करते हैं, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे धक्का मुक्की भी करते हैं। देखिए, इस्लाम में राष्ट्रवादी होना सबसे बड़ी पहचान है। शरीयत में सबसे पहले ये निर्देश है कि आप जिस जहां पर रहते हो वहां का सम्मान करें, वहां का कानून माने और राष्ट्रवादी आपको होना चाहिए। ये इस्लाम की शरीयत आपको इजाजत देती है। दूसरी बात यह कि जो कि उनके साथ में वहां गवर्नर साहब के साथ में हुआ, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर के एक गवर्नर अपनी बात कुछ कह रहा है तो आप उसका माइक छीन ले, आप उसको बोलने न दे, तो अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है इस हिंदुस्तान में? आप किस तरह से, मतलब एक गवर्नर अपनी बात अगर कह रहा है तो वो अपनी बात नहीं कह सकता। आप प्रधानमंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं। इस देश में आग लगाने की अगर कोशिश कांग्रेस कर ही रही है, हर जगह से कांग्रेस के इस तरह के बयान आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी हिंदुस्तान लखनऊ आकर और कानून को तोड़ती है और उसके बाद कहती है उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। आप जैसी महिला के साथ में लखनऊ की पुलिस धक्का मुक्की कैसे कर सकती है और कैसे हो जाएगी धक्का मुक्की? आपने एक माहौल को खराब किया। ये सिर्फ माहौल को खराब करके हिंदुस्तान को खंडित करना या हिंदुस्तान के हर कोने में बवाल और फसाद करना, ये कांग्रेसी साजिश है जिसके लिए हर हिंदुस्तानी को समझदारी का परिचय देना चाहिए और कांग्रेस की साजिश को समझते हुए हिंदुस्तान को अब कांग्रेस से बचाने के लिए आप एक पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दें, है ना? सत्ताधारी दल का तो कुछ है नहीं, पूरा देश जो विपक्ष है वही खराब है, वही भी देश विरोधी है। अरे पूरी इस जमाने में भारतीय जनता पार्टी कभी विपक्ष में रही नहीं, कभी उसने आंदोलन किए नहीं, कभी उन्होंने कानून की धाराएं तोड़ी नहीं, कभी वो जेल गए नहीं, कभी उनको लाठियां पड़ी नहीं। क्या ये कहना चाहते हैं संविधान की भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में लड़ करके आई है सत्ता में, कि वो कांग्रेस के आंदोलन को भी अंडरमाइन कर रहे हैं? इसका ये मतलब है क्या? एक मिनट रिजवी साहब, एक मिनट मनोज यादव मैं आ रहा हूँ, इसका जवाब मैंने आप ही के पास। हिंदुस्तान की जनता एक मिनट रिजवी साहब एक मिनट, उनको कितने रिजवी साहब एक मिनट, ठीक है रिजवी साहब एक मिनट। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस विपक्ष में है इसीलिए इस तरीके का आंदोलन, इस तरीके की उग्रता ठीक है ताकि वो सत्ता पक्ष में आ जाए? उग्रता का समर्थन नहीं, ये फॉर्मूला है क्या सत्ता में आने का? 144 धारा तोड़े बगैर ये फॉर्मूला है सत्ता में आने का? प्रेम कुमार जी, ये फॉर्मूला है क्या सत्ता में आने का? पुलिस ठीक है, जवाब दे लेते हैं। मनोज यादव जवाब दीजिए, क्या इसी फॉर्मूले के तहत आपने सत्ता में आए क्या? आंदोलन जनता करती है। ठीक है, जवाब दे लीजिए ना। ठीक है रिजवी साहब एक मिनट जवाब दे लेते हैं। मनोज यादव है वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। एक मिनट, फिर मैं जीआई साहब आपके पास आता हूं। मनोज यादव जवाब दीजिए इनको। जी देखिए राकेश जी, पहली बात तो यह कि जब हमारे लिए दल से बड़ा राष्ट्र है, लेकिन इनके लिए क्या राष्ट्र से बड़ा व्यक्ति है, तो यही समस्या हो रही है
ये सारी समस्याएं इनके इर्द गिर्द हो रही है। जो प्रियंका वाड्रा ने जो वहां पर किया वो केवल और केवल नोटंकी किया है। जब धारा 144 वहां लगी हुई थी तो जरा मुझे बताइए उनके साथ कौन पैदल जा करके पूर्व उनको जाने की पुलिस अफसर के घर में वहां पर उनके परिवार को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। अरे ये काम तो मनोज यादव जी आपको भी करना चाहिए था। आपका गला दबा, आप क्यों नहीं गए? जरा मुझे बताइए मनोज यादव अपनी आप ठीक है बात पूरी कर लीजिए। कोई मेडिकल रिपोर्ट आया क्या? ये वो लोग हैं सर, ये वो लोग हैं जिनकी जमीन खिसक चुकी है 2014 और 2019 में। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं ना, फिर एक भी वही बोलेंगे। प्रयास किया, भूल गए झारखंड, फैलाने का प्रयास किया, हिंसा भड़काने का प्रयास किया, भूल गए झारखंड। सर आपको नकार चुकी है। दिल्ली में भी जवाब मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा। आपको नकार दिया, यही कारण है भूल गए। देश में शांति का माहौल है। ठीक है, एक मिनट मनोज यादव शांत होइए, मैं आगे बढ़ूं। दत्ता जी का कमेंट, एक मिनट दत्ता जी, मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं जल्दी आपसे और जय साहब से कमेंट ले लूंगा। एक मिनट मनोज यादव प्लीज शांत हो जाइए। प्रेम कुमार पहले तो एक बात सोचिए, आप धारा 144 उसकी बात छोड़ दीजिए। एक रूट तय था जिस रूट के तहत प्रियंका गांधी जाएंगी, उस रूट से अलग हटकर वो जा रही थी। इसी तरीके का जो ब्रीच होता है, जो सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं, एसपीजी के साथ हुआ, तो उसी का हवाला देकर सरकार ने वो सिक्योरिटी हटा दी। एक रूट तय था तो उस रूट से जाना चाहिए था, जो रूट तय नहीं था उस रूट से जाने की क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था। दत्ता साहब जल्दी 15 सेकंड, फिर मैं जीआई साहब के पास जाता हूं। प्रियंका नेहरू वाड्रा कल जो मीडिया के सामने आके नौटंकी की है वो बहुत ही निंदनीय है। अगर किसी ने उनका गिरिबान पकड़ा था और उसके चलते उनके गले पे अगर चोट आया तो सबसे पहले जो नियरेस्ट अस्पताल है लखनऊ के, वहां जाके मेडिकल चेकअप करना चाहिए था। वो मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट कहां पे है? कांग्रेस पार्टी जरा दिखाए। उसके साथ साथ थाने में जाके क्या एफआईआर की है प्रियंका नेहरू वाड्रा? ठीक है, आपने उसका रिपोर्ट दिखाए। ठीक है जीआई साहब, आखिरी कमेंट आपका। और इरफान अबीद को लेके एक महत्वपूर्ण बात बोल दूं यहाँ पे, यही वो व्यक्ति है इरफान अबीद जिसने प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिसका मैं छात्र हूँ। ठीक है, वहां पे एसआर गिलानी आया था और आके भारत के विरोध में बातें रखा था, तिरंगा जला था और इरफान दत्ता साहब नहीं समय, प्लीज दत्ता साहब नहीं समय, जीआई साहब सिर्फ 10 सेकंड प्लीज, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। देखिए मैं बिल्कुल 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं। दो बातें कहना चाहूंगा। वो दो बातों में पहली बात तो यह है कि अगर अराजकता लोग फैला रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं आपके इस निर्णय से, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। और जिस तरीके से कांग्रेस अपनी सियासत कर रही है, बीजेपी अपनी सियासत कर रही है, इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। इसी के साथ मैं डिबेट को बाइंड अप करूंगा, समय नहीं है मेरे पास। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।